नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम देखने वाले हैं यूपी टेट 2021 का जो पेपर 28 नंबर को होना था और जो लीक होने के कारण हमारी एग्ज़ाम जो है वो निरस्त कर दी गई। और इसका हमें बहुत खेद है कि आप लोगों ने इतनी तैयारी की और मेहनत की और उसके बावजूद भी एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए। तो चलिए देख लेते हैं ये पेपर जो है ये किस प्रकार का है। हमारी कोई इच्छा नहीं थी इसे बनाने की, पर फिर भी पेपर किस प्रकार का था, कैसे प्रश्न थे, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी भी है। तो देखते हैं इसके प्रश्न और क्या इनके उत्तर हैं, जानते हैं सब कुछ इस वीडियो के लास्ट तक। तो यहाँ पर पहले प्रश्न हम यहाँ पर पार्ट जो है बाल विकास का हम दे चुके हैं। यहाँ पर ये हिंदी का पार्ट है और हिंदी के पार्ट के 30 प्रश्न को हम इसमें देखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर था बोना का तत्सम क्या होगा। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसमें। वापन है, वपन है, वामन है या फिर बान है। तो बोना जो होता है उसका मतलब होता है छोटा रूप वाला व्यक्ति जो होता है उसे हम बोना भी कहते हैं और उसे हम वामन भी कहते हैं। तो इसका तत्सम जो होगा यहाँ पर होगा ऑप्शन 3। इसी के साथ में अगला प्रश्न था यहाँ पर धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है। तो धूमकेतु जो होता है एक तारा भी होता है जिसे हम धूमकेतु तारा या पुच्छल तारे के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है इसका पर्यायवाची क्या है, असुर, अग्नि, अश्व या फिर आकाश। तो यहाँ पर इसका जो पर्यायवाची होगा ये होगा इस पे अग्नि। दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे एक पैसेज दिया था और पैसेज को यहाँ पर पढ़ करके आपको अपने प्रश्नों के उत्तर देना थे। तो यहाँ पर आप देखें कि जो गद्यांश दिया है इसमें आज मनुष्य विज्ञान के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। आपका जो पहली लाइन है इसी पहली लाइन से ही प्रश्न का उत्तर निकल रहा है। तो मैं यहाँ पूरे पैसेज को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा। अब आप इसके प्रश्न को देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि उपयुक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों या में अद्भुत अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो पहली ही लाइन में हमें पता चल रहा है कि विज्ञान जो है ये इस मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। चलिए आगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कफन कहानी के लेखक कौन है, ये पूछा गया था। काफ़ी सरल सा प्रश्न और आप सभी जानते हैं कफन जो है ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है और इसके लेखक जो है प्रेमचंद होंगे। तो पहला विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो अगला हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न 34 तक हो रहा है। तो चलिए इसी पेज पे अगला प्रश्न हमें यहाँ पर मिलेगा, ये वाला 35 नंबर का। चलिए देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बल पतंग, बिकसी संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर पूछा गया था इस पंक्ति में अलंकार की, यहाँ पर इस पंक्ति जो है इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास। तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वो होगा इसके अंदर रूपक अलंकार। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, उससे बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य या फिर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें जो वाच्य होगा वो होगा पहला भाववाच्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अवयव है। तो यहाँ पर पूछा था अवयव संबंध बोधक अवयव, क्रिया विशेषण अवयव, समुच्चय बोधक अवयव या फिर विस्मय आदि बोधक अवयव। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें जो अवयव होगा वो होगा यहाँ पर क्रिया विशेषण अवयव। दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हिमालय से गंगा जो है वो अलग हो रही है और उसी प्रकार से जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पत्ता जो वृक्ष से अलग होता है। तो जहाँ पर कोई वस्तु जो है वो एक से दूसरे से अलग हो रही है तो निश्चित रूप से वहाँ पर अलंकार जो होता है वो हमारा अपादान कारक होता है, अलंकार नहीं अपादान कारक। तो पहला विकल्प जो होगा इसके लिए ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है, अकर्मक, कृदंत, सकर्मक या फिर संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पर उत्तर बनता है इसके लिए सकर्मक क्रिया। आगे अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न आता है महेंद्र शब्द, चलिए ये है हमारा अगला प्रश्न। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उदात युगमीन। इस पंक्ति में फिर पूछा गया था यहाँ पर अलंकार के, इन पंक्तियों में जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोधाभास या फिर यमक। तो यहाँ जो पंक्ति दे रखी थी इन पंक्ति के अंदर अलंकार जो होगा वो होगा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार।
अगला प्रश्न था यहाँ पर सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता आदि ये रचनाएं जो हैं ये किसकी रचना है। तो यहाँ पर इस पेपर में कुछ टिक लगे भी है, तो ये कुछ सही भी है और कुछ गलत भी है। तो यहाँ पर मोहन राकेश, नरेश मेहता, जैनेंद्र, धर्मवीर भारती, तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर आपका जो ऑप्शन 4 ही है, धर्मवीर भारती की ये रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंतोष्ठ, कंठ और दंती या फिर कंठ तालव्य। तो वा का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा यहाँ पर पहला ही, जिसमें दंत ओष्ठ यानी कि दांत और होंठ दोनों से इसका उच्चारण होता है। आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है अग्नि का विशेषण क्या होगा यहाँ पर? तो आनी, आग्नेय, अज्ञे या फिर आग। तो अग्नि का विशेषण पूछा है तो निश्चित रूप से आग्नेय ही यहाँ पर अग्नि का विशेषण होगा। तेजाब में कौन सी संज्ञा है यहाँ पर? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक। तो हम जानते हैं कि कुछ द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे तेल, घी, दूध वगैरह आते हैं और इसी प्रकार से तेजाब भी यहाँ पर एक द्रव्यवाचक संज्ञा होगा और थर्ड विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है यहाँ पर? संप्रदान, संबंध या करण कारक, अधिकरण कारक। तो यहाँ पर जो कारक इसमें होगा वो होगा इसमें अधिकरण कारक। आगे हम देखें अगले प्रश्न को। तो इसी में अगला प्रश्न हमारा जो आता है वो आता है यहाँ पर महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा महाधन इंद्र और दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो शेर को सवा शेर मिलना मतलब कि एक से बढ़कर दूसरा उससे बढ़कर मिलना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थर्ड विकल्प जो है एक से बढ़कर दूसरा मतलब एक से भारी दूसरा। तो एक से बढ़कर दूसरा यहाँ पर तीसरा विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। तो खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? लिप्सा, बुभुक्षा, जिज्ञासा या फिर प्रमेय। तो खाने की जो इच्छा होती है उसके लिए एक शब्द होता है बुभुक्षा और दूसरा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता या शिक्षा शास्त्री जो थे वो कौन थे? तो बाल विकास के अंदर भी काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है और सरल सा प्रश्न भी है। तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता जो है वो फ्रोबेल हैं और फोर्थ विकल्प इसके लिए सही है। इसी के साथ में प्रवर का विलोम शब्द क्या होगा? अंतिम, अवर या फिर अप्रशस्त या प्रशस्त। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रवर का जो विलोम शब्द होगा वो यहाँ पर होगा अवर और दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? तो उपचारण शिक्षा जो होती है उसमें किसका प्रयोग अधिक होता है? सामाजिक, व्यक्तिगत, यांत्रिक या फिर वाचन। तो निश्चित रूप से जो शिक्षण हमारा होता है एक सामाजिक प्रक्रिया होती है तो उसी में सामाजिक प्रक्रिया का प्रतीक अधिक होता है। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर सूखी पिया को जो मैं ना देखूं कैसे काटूं अंधेरी रतियां किस कवि की काव्य की पंक्तियां हैं यहाँ पर? तो ये पंक्तियां पूछिए कि कौन से कवि की काव्य पंक्तियां हैं। मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, कुतुबन या फिर विद्यापति। तो यहाँ पर अमीर खुसरो की ही ये पंक्तियां हैं और ये उत्तर इसमें बिल्कुल राइट है। झूठन आत्मकथा के लेखक हैं। तो यहाँ पर झूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तुलसीराम, कमल भारती, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर शिवराज सिंह बैजैन। तो यहाँ पर जो झूठन आत्मकथा है इसके लेखक जो है ये कौन है? तो यहाँ पर थर्ड विकल्प ओम प्रकाश भारती जो है इसके लेखक है और थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो धुन लग जाना, विस्तृत अनुभव होना, पीछा छुड़ाना या अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो बिल्कुल फोर्थ विकल्प जो है अच्छी बातें कहकर बहकाना सब्ज बाग दिखाने मुहावरे का अर्थ होगा। इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दो क्रियाएं हैं। जब एक क्रिया को समाप्त करके क्रिया कर्ता जो है वो दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाता है तो निश्चित रूप से पहली क्रिया मतलब कि पहले की क्रिया तो उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया और थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए ये सही होगा पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है फूले का सकल माही हाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है यहाँ पर? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या फिर दृष्टांत। तो ये जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा और पहला ही विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न को और अगला प्रश्न हमारा आता है इधर चलिए
अगला प्रश्न है यहाँ पर घर, पहाड़ और नदी जो हैं किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएंगे? तो भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर गुणवाचक? तो देखिए घर, पहाड़ और नदी जो हैं तो ये आते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंदर, और इसमें जो दूसरा विकल्प होगा वो इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न है उसने कुछ नहीं खाया में कुछ जो शब्द है किस सर्वनाम का बोधक है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या फिर अनिश्चयवाचक? तो देखिए कुछ हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कितना, मतलब निश्चित नहीं आ रहा है, तो ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा और जो फोर्थ विकल्प होगा इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? व्याकरण शिक्षण प्रणाली, खेल शिक्षण प्रणाली, कंप्यूटर शिक्षण प्रणाली या फिर गद्य लेखन शिक्षण प्रणाली? तो निगमन आगमन जो पद्धतियाँ होती हैं इनका प्रयोग होता है व्याकरण शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत, और पहला विकल्प इसके लिए सही है। तो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर आपका तत्सम क्या होगा? निज, अपनापन, आत्मा या फिर आत्मजा? तो यहाँ पर आपका तत्सम जो होगा वो यहाँ पर होगा आत्मा। थर्ड विकल्प इसके लिए सही होगा। तो पेपर जो था कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा और सरल पेपर था, और ये पार्ट हमारे यहाँ समाप्त होता है और मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत जल्द। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।